हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की क्लासेस, जिसमें अपन ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में अपन ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को समझा था, और अपन ब्रॉडली यदि समझे तो ये सब पार्ट 5 के अंदर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है उसमें अपन डील कर रहे हैं। अब अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा था, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि इनका जो रोल रहता है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने जब बात करी थी प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट अपन ने बात किया था कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पर सिचुएशनल डिस्क्रिशन रहता है, जहां पर ये खुद अपने आप डिस्क्रिशन में एक्ट करते हैं। बाकी सभी समय ये एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के एडवाइस पर एक्ट करते हैं। यानी कि एक बात समझ में आ रही है क्लियर कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वही सारा निर्देश देते हैं प्रेसिडेंट को, और उन्हीं पर एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन एमसीक्यू फॉर्मेट से। What does Indian Constitution state about the appointment of Prime Minister as per Article number 75? कैसे अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल नंबर 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर का? तो ध्यान रखिएगा, भले ही अपन बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट करें, बट एक्चुअली वी डू नॉट वोट फॉर एनी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर, बट हम अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो भी पार्टी वाइज वोट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, और उससे एक मेजॉरिटी पार्टी आती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एंड दिस मेजॉरिटी पार्टी इज द वन दैट डिसाइड्स कि प्राइम मिनिस्टर फेस कौन सा होगा। लेकिन ये जो इनविटेशन आता है ये दिया जाता है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन में है कि वो किसे इनवाइट दिया जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई मेजॉरिटी पार्टी, कोई भी पार्टी जब मेजॉरिटी करेगी तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत उसी पार्टी को इनविटेशन दिया जाएगा, और इसी के तहत प्रेसिडेंट देते हैं। और जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं सिक्योर करती है, तब प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन में रहता है वो कौन सी पार्टी को या प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन दे कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो। तो ये बात बहुत क्लियरली नहीं लिखी गई है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली नहीं कहा गया है कि किसे बुलाया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड डिटेल्ड प्रोसीजर, बिल्कुल गलत। द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट विथ नो इंप्लाइड फ्रीडम। ये इंप्लाइड फ्रीडम यदि बात करें तो बहुत लिमिटेड है। नॉर्मली यदि कोई मेजॉरिटी सिक्योर कर ले तो बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है, जहां पर मेजॉरिटी नहीं होगी तो वहां पर कुछ लिमिटेशन है। प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू अपॉइंट एनीवन एज प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत। द कंस्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द सिलेक्शन एंड डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रोसीजर, ये भी गलत है। तो द मोस्ट ऑप्टिमम शुड बी सी, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन नॉर्मल केस विथ नो इंप्लाइड फ्रीडम। बेटर हो सकता था इस फ्रेमिंग का क्वेश्चन का, बट दिस वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी से रिलेटेड, आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है कि सिंपल से सिंपल यदि अपन बात करें, जो पीएम होगा कैसे अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और इसके बाद बहुत सारे और मिनिस्टर्स भी जो रहेंगे वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट इन्हीं प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। अ पर्सन शुड प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले क्या हो रहा था, जब 1990s का एरा था, जब कोई भी पार्टी मेजर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर रही थी, तब क्या हो रहा था, और सरकार जब बदलते रह रही थी, तब ये अंडरस्टूड किया गया था कि सबसे पहले जो पार्टी है जिसे भी प्रेसिडेंट इनवाइट करे, उसे प्राइम मिनिस्टर को, उस पार्टी को बोला जाए आप सरकार फॉर्म कर लो, और उसके बाद उन्हें टाइम दिया जाता था कि अब आप कॉन्फिडेंस प्रूफ करो कि आपको लोग समर्थन दे रहे हैं लोकसभा में। तो स्टेटमेंट ए गलत है। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, ऐसा सिर्फ प्रोविजन यूके में है, इंडिया में नहीं है। यदि आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल है मनमोहन सिंह जी, जो 2 साल तक दो टेन्योर पे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा के मेंबर बनके, तो ये भी गलत है। प्रेसिडेंट हैज फुल फ्रीडम टू अपॉइंट एनीवन एज प्राइम मिनिस्टर, ये भी अपन ने देखा गलत स्टेटमेंट है। अ नॉन एमपी कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months विद इन विच ही शुड गेट इलेक्टेड टू आइदर हाउस,
ये बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है यदि किसी को मिनिस्टर बनना हो या तो पीएम बनना है तो उसे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। यहां पर बिल्कुल इन्हें मिनिस्टर बनाया जा सकता है या प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, बट इन्हें 6 मंथ्स के अंदर क्या होना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा की सीट को जीतना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे मंत्री लोग होते हैं जो बड़े लीडर्स होते हैं, कई बार इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बाद भी उनको कैबिनेट में अदर एरियाज में जगह मिल जाती है, उन्हें राज्यसभा के सीट से बाई इलेक्शन करा दिया जाता है और उन्हें इंक्लूड कर लिया जाता है। अब जो इनकी सैलरी है प्राइम मिनिस्टर की, ये सिंपल एमपी की तरह डिराइव की जाती है, कोई अलग से नहीं है। और एमपी की जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ पीएम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि कोई फिक्स्ड टर्म है। तो नॉर्मली जो टर्म होता है 5 ईयर, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, लेकिन यदि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑप्शन में नहीं है तो आप 5 ईयर मारोगे, और यदि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑप्शन में है तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आई हैव सीन मेनी एग्जाम्स जहां पर दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से 5 ईयर मार सकते हो, या प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा, दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नाउ जो ओथ दिलाई जाती है प्राइम मिनिस्टर को और बाकी सारे जो एमपीस को कौन ओथ दिलाता है, वो दिलाता है प्रेसिडेंट। इसी के साथ एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाई जाती है जिसमें मंत्री लोग और प्राइम मिनिस्टर कमिट करते हैं कि वो कोई भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है वो उसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव की हो या किसी से भी ऐसे मैटर से रिलेटेड हो। Now, which of the following bodies organization is not chaired by prime minister? कौन सी बॉडी चेयर नहीं की जाती है? तो इंटरस्टेट काउंसिल ये प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। फाइनेंस कमीशन ये प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं। जैसे कि अभी का जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन चेयर कर रहे हैं, एनके सिंह। ये कौन है, एक आईएएस ऑफिसर है। तो जरूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन को कभी भी प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते। आंसर क्या है, फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसे भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल को भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये सारी बॉडी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, इसको भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये सारी बॉडीज को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जानना जरूरी है क्योंकि लगातार जहां अपन बात कर रहे हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो कलेक्टिव बॉडी है जो नॉर्मली 70 से 80 मेंबर्स को कंस्टिट्यूट करती है, इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए इसका जिक्र कहां है, आर्टिकल 74 में, जिसमें क्या कहा गया है बस कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच शैल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक बॉडी रहेगी जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, और क्या रहेगा, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, मे रिक्वायर सीओएम टू कंसिडर द एडवाइस। ये अपन ने देखा है, ये कौन सा अमेंडमेंट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में इशू किया गया था, जो पास हुआ था, उसमें ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एज पर द आर्टिकल 75 व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ परमिटेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हो सकती है वो 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा होगा। तो आंसर इज सी, 15%। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नाउ हाउ आर द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन अपॉइंटेड एज पर द आर्टिकल 75। बात किया है अपन ने इस बारे में कि सबसे पहले पीएम को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और पीएम की रिकमेंडेशन पर अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, वो भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। ऑल मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड, बिल्कुल नहीं। पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का गठन हो, सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कौन कौन से मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए। तो सपोज होम अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री हैं उनका एक लीडर को सेलेक्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे आप इनको सेलेक्ट कर दो, फिर प्रेसिडेंट उनसे ओथ दिलवाएंगे एंड सो ऑन। तो दिस इज द आइडिया। अब जो भी होता है, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
ये पूरा का पूरा कब तक कंट्रोल करेंगे, कब तक ऑफिस में रहेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब अपन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट को इच्छा हुई तो निकाल दिए। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि जब तक उनके पास मेजॉरिटी रहेगी तब तक प्रेसिडेंट उन्हें नहीं हटा दिया जा सकता। इसी प्रोविजन को कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कलेक्टिवली आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब तक ये लोकसभा में मेजॉरिटी इंजॉय करेंगे तब तक प्रेसिडेंट उन्हें नहीं हटा सकता। जब तक लोगों का जो पार्लियामेंट्रीज हैं मोर देन 50% उन्हें सपोर्ट करें, यानी कि पार्लियामेंट्री में वो कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं, तो उनको नहीं हटाया जा सकता। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करें, जैसे कि अपन प्राइम मिनिस्टर के लिए देखें, वैसे ही मिनिस्टर भी 6 महीने तक बिना किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बने मिनिस्टर होना चाहिए। बट यदि 6 मंथ तक वो सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर उन्हें अपनी मिनिस्टर का पद को रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशन को दर्शाता है। अब देखो होता क्या है, अपन ने क्या बोला कि जो रियल हेड हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो भी नाम एक्शन हो रहा है, सारा का सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन, वो प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल जरूर अच्छा होना चाहिए, वरना सरकार में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से क्या किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को कुछ ड्यूटीज दी गई है कि आप लगातार प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते रहो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के मामले में क्या क्या डिसीजन ले रही है, वो आप इन्फॉर्म कर दो। यदि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ मैटर पूछता है तो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है आप उन्हें इन्फॉर्म करो। दिस इज व्हाट इज आर्टिकल 78। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डू द मिनिस्टर्स इन इंडिया हैव। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा में के थ्रू मिनिस्टर हैं, जैसे कि प्रेजेंटली मान लीजिए जो होम मिनिस्टर जो हैं या डिफेंस मिनिस्टर मान लीजिए, या लेटेस्ट से अपन नितिन गडकरी जी को ले लेते हैं। अब ये जो है नागपुर के कंस्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन क्या ये चाहें तो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सो राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स बिल्कुल सही है, ऑफ एनी हाउस। ध्यान रखिएगा, यानी वो लोकसभा के मेंबर हैं लेकिन उसके बाद भी वो राज्यसभा में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू वोट, ये वोट नहीं कर सकते राज्यसभा में। राइट टू टेक पार्ट इन जॉइंट सिटिंग, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। यानी कि एक मिनिस्टर जो राज्यसभा का है वो लोकसभा में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग सेलेक्ट कर सकता है, बिना वोट करे वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स में ध्यान रख सकता है। लोकसभा का मिनिस्टर राज्यसभा में बोल सकता है, राज्यसभा के थ्रू जो मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है वो लोकसभा में आके बोल सकता है। ये पावर दिया गया है स्पेसिफिक। अब यदि अपन बात करें नेचर ऑफ जो एडवाइस है उसके तहत देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 1971 में एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहता है वो हमेशा एडवाइस देता है तभी और तभी प्रेसिडेंट एक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ एडवाइस देगा तभी और तभी प्रेसिडेंट एक्ट होगा। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गया रहा तब भी क्या होगा, बेसिकली लोकसभा डिसॉल्व हो गया रहेगा तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टेम्पररी, जब तक नया सीओएम कंस्टिट्यूट नहीं हो जाता, उन्हें प्रेसिडेंट को एडवाइस देते रहना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली आप इन शॉर्ट बोल सकते हो जो प्रेसिडेंट है टोटली एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि आसान भाषा में यदि अपन बात करें तो इन्हें अपनी कहां पर मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये राज्यसभा में नहीं दिखानी पड़ती है, ऐसा हाउस जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहीं पर दिखाना पड़ता है, दैट इज द लोअर हाउस। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अब इस टर्म को अपन थोड़ा सा और ज्यादा समझेंगे क्योंकि आर्टिकल 75 में जो है दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों को अपन समझते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो क्या है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। यानी कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में
लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा लोकसभा, उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे। यानी कि इवन वो मेंबर, जैसे मान लो राज्यसभा से कोई मंत्री सेलेक्ट हुआ है और वो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, उसे भी मिनिस्ट्री छीन ली जाएगी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हुआ जाएगा। दैट इज द बेसिक मतलब। यानी कि ये पूरी की पूरी टीम है, जब तक लोकसभा का इस टीम पर कॉन्फिडेंस है, वो दर्शाते हैं कॉन्फिडेंस को, तब तक ये टीम साथ में है। और यदि टीम में कॉन्फिडेंस हटा तो ये पूरी की पूरी टीम ढह जाएगी, चाहे उसके मेंबर्स लोकसभा से हो या राज्यसभा से। दैट इज द मीनिंग। अब यदि अपन बात करें कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अपन अगले चैप्टर यानी कि पार्लियामेंट में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर हैं वो तब तक ही ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट डिजायर करे, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट क्या होता है, हमेशा एड और एडवाइस ऑफ पीएम और हेडेड बाय काउंसिल। जो पीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, उनकी एडवाइस से एक्ट करते हैं। यानी कि यदि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो मंत्री है उनसे क्या हो रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, उनकी वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो सकती है, तो प्राइम मिनिस्टर आदेश दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस मंत्री को हटा दो। यही होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या इंश्योर होता है, ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओएम की इंश्योर की जा सके, इसीलिए यह पावर दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यदि आप देखोगे तो 3 ग्रुप से मिलकर बनता है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 3 जो कैटेगरी होते हैं मिला के कंस्टिट्यूट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, इसके अलावा फाइनेंस हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स, बजट, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो हेड होते हैं और यही मेजर डेलीगेशंस को लीड करते हैं। दे आर द कोर ऑफ द इंटायर डेमोक्रेसी, जो मेजर डिसीजंस को बनाते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से, और फिर फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये कम्युनिकेट कर देते हैं और पार्लियामेंट में कम्युनिकेट कर देते हैं। इसके अलावा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये 2 तरीके से होते हैं, या तो इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाएगा या तो इन्हें कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। और जो लास्ट होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, उन्हें क्या किया जाता है, इन दोनों में से किसी के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो इनको असिस्ट करते हैं बेसिकली काम करने के लिए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप अमित शाह जी को देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हेड करते हैं। अब इनके अंदर स्टेट अफेयर्स के मिनिस्ट्री होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होम अफेयर्स के होंगे, जो है अजय कुमार जी, वो भी इन्हीं के अंदर अटैच हैं, बट वो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड मैटर देखते हैं और असिस्ट करेंगे इनको उसी डिपार्टमेंटल वर्क पे। दैट इज हाउ इट इज रन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज अ किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट यदि अपन समझे तो किचन कैबिनेट क्या होता है कि एक इंटरनल छोटा सा इनफॉर्मल ग्रुप होता है। नॉर्मली जैसे क्या होता है, आप दोस्तों का समझिए, जब दोस्त लोग रहते हैं तो एक हमारा एक्सटेंडेड सर्कल होता है जिसमें अपन बहुत दोस्त रहते हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशन में और मे नॉट बी वेरी गुड, हो सकता है कई बार बहुत फॉर्मल रिलेशन हो, लेकिन एक हमारा इनर सर्कल रहता है और वो इनर सर्कल के साथ अपन सारे डिस्कशंस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स के। उन्हीं के साथ जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे मिलके बातें करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। कुछ वैसा ही किचन कैबिनेट है, यानी कि जब भी एक कैबिनेट है जो छोटा कैबिनेट है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो मेजर डिसीजंस किया जाता है, यानी कि जहां कैबिनेट एक बड़ी बॉडी है, कैबिनेट के अंदर भी एक छोटा सा इनफॉर्मल कैबिनेट है। जैसे अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो मोदी जी के कुछ 3-4 खास आदमी होंगे, वो मिला के इनफॉर्मली सारे डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद कैबिनेट और अदर बॉडीज को कम्युनिकेट कर देते हैं। इसी को इस किचन कैबिनेट कहते हैं। सो द इनफॉर्मल इनर सर्कल ऑफ ट्रस्टेड मिनिस्टर्स हु हैव रियल पावर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैबिनेट कमिटीज। अपन आ चुके हैं कैबिनेट कमिटीज के बारे में, समझेंगे अपन क्या होता है। दे आर स्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस लेड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस। ये बात सही है, ये हर हाउस के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके खुद के रूल्स होते हैं और वो रूल्स में इस कमिटी का स्टैब्लिशमेंट का रूल्स दिए गए हैं। देयर मेंबरशिप एक्सक्लूसिवली कंप्राइजेस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, गलत है, क्योंकि इनकी मेंबरशिप कैबिनेट मिनिस्टर्स जनरली होती है, लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी इनके में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो बी होगा।
तो अपन समझते हैं कैबिनेट कमिटी क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, जितनी बड़ी बॉडी होगी, उतना ज्यादा काम करने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, सारे मंत्रियों को मिलके डिस्कशन करने में मुश्किल आएगी। तो क्या होते हैं, इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक बड़े से कैबिनेट को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया और इनको छोटे छोटे अफेयर्स को दे दिया गया। अब ये बिल्कुल कैबिनेट की तरह है, इनको दिया जाता है कि आप डिसीजन ले सकते हो और आप एनफोर्स भी कर सकते हो, इनको सारे के सारे पावर्स दिए गए हैं। तो ऐसी यदि आप देखोगे बहुत सारी कमिटीज सेट होती हैं टाइम टू टाइम। क्या इनका संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। कहां पर लिखा है? अभी अपन ने देखा रूल्स ऑफ बिजनेस ने इनको प्रोवाइड किया है। यानी कि क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में नहीं लिखा गया है, संविधान में नहीं है, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है। कौन सेटअप करता है? प्राइम मिनिस्टर इन्हें सेट करता है। नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ और लोग भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें, यदि प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर हुए तो हमेशा और हमेशा वो इसको हेड करेंगे, लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं हुए तो कोई और हेड करेगा। तो यदि अपन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन। तो अपन देखेंगे मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज हैं वो एक्सक्लूसिवली प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड है, लेकिन कुछ कमिटीज हैं जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा हेडेड है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यदि आप इनको देखोगे तो ये कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कौन हेड करेंगे? ये भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो प्रेजेंटली हेड करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन जो है वो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी कमिटीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात आप ध्यान रख लो, जितनी भी कमिटीज हैं सारी की सारी कैबिनेट कमिटीज कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ आप दो एक्सेप्शन याद कर लो जो आपको ध्यान में रखना है। यदि अकोमोडेशन है तो वो कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये दोनों को छोड़ के जितनी भी कैबिनेट कमिटीज हैं वो कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों को बस आपको ध्यान रखना है। यदि अपन देखें तो आज की डेट में 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, 2 को छोड़कर सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटी, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं अपने रिलेटेड इशू में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आप सिक्योरिटी के बारे में देखोगे तो जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड अफेयर्स रहेंगे वो कौन करेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। डायरेक्टली आप देखोगे एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंट है वो इस कमिटी को रिपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसके पर्पस को भी दिखाता है। और ये 8 कमिटीज आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट कमिटीज हैं, बहुत ज्यादा पावर दिया है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। So that's it for this video. I hope you liked it. Thank you and have a great day.